वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की 34 नंबर क्लास हम लेके आए हैं, यानी महीने से ऊपर हो गया। लगातार रोज शाम 8 बजे की एक प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये क्लास आपको मिलती है, जिसका नाम है हमारे सवाल आपके जवाब। जो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित राजस्थान जीके की रोज 8 बजे आपको क्लास मिलती है। तो परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्नों को यहाँ पे हम चर्चा में लेते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की इस क्लास के अंदर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बड़े विवेक से, ध्यान से, और आशा करता हूं आप अपनी बुक, अपनी पेन पेंसिल कुछ भी है लेके पास में बैठे होगे, जो भी आपके पास सुविधा है। और क्वेश्चन 50 में से कितने सही होते हैं जरूर जवाब दोगे। आजकल तो कमेंट में 5-7 बच्चे ही जवाब देते हैं कि इतने मेरे सही है, शायद बाकियों को मेरी बात पे कम गौर होगा। तो ये समझ लो, जो बात मैं कह रहा हूँ अगर उसी पे आप गौर नहीं कर रहे हो तो आप क्वेश्चन पे क्या गौर कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं, किस सभ्यता से मिले हैं? पहाड़ से, मित्थल से, सोंथी से, या कालीबंगा से? बहुत ही लॉजिक सा क्वेश्चन है। जब हल का नाम आता है तो एक ही सभ्यता खास रहती है, वो कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। क्योंकि दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष, दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष जो मिलते हैं, यानी हल वही मिलेगा, जुते हुए खेत के रेखाएं मिली है, रेखाएं मिली है, इसका मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कहां से? कालीबंगा से। और कालीबंगा के बारे में मैंने खूब बता दिया। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। सोंथी बीकानेर में इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। और आहड़ सभ्यता उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे, जिसको ताम्र नगरी कहा जाता है। मित्थल कोई सभ्यता नहीं है। राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू विराट लघु शिलालेख संबोधित करता है, यानी राजस्थान के बेराट से एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ जिसका नाम था बाबरू शिलालेख। किसका था? मौर्य सम्राट अशोक का। ये शिलालेख किसको संबोधित करता है? आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को, या इनमें से कोई नहीं? कहने का मतलब है, बेराट से जो बाबरू शिलालेख की खोज हुई, जो ब्राह्मी लिपि में खोज हुई, उस पे क्या लिखा हुआ पाया गया? सीधी सी बात है, यानी उस पे क्या लिखा था? आम जनता के लिए लिखा था, पुरोहितों के लिए लिखा था, या राज्य कर्मचारियों के लिए लिखा था? तो ध्यान रखना, पुरोहित जो होते थे, पुरोहितों के लिए संदेश लिखा था। अगला, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा था, क्योंकि हमारे मत्स्य जनपद था, तो उसका एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर, युधिष्ठिर पांडव था, की ओर लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। शायद ही आपने महाभारत देखी होगी और मत्स्य महाजनपद के बारे में भी आपने जानकारी सुनी है, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराट। चंड प्रघोत, विराट, अजात शत्रु, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा शासक था जो युधिष्ठिर की ओर लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुआ था? तो विराट। और इसी विराट के नाम पर मत्स्य महाजनपद की राजधानी भी क्या थी? विराट नगर थी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? विराट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हालांकि हिंट से पता लग जाता है कि महाभारत के समकालीन, और ये विराट विराट ही है। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? राजस्थान का कौन सा तीरंदाज जिसे अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों, या इनमें से कोई? खेल के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 सालों से अच्छा प्रदर्शन करता है, 3-4 सालों का, उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आपको पता है पहले इसमें राशि कितनी दी जाती थी? 5 लाख रुपए, वर्तमान में बढ़ाकर 15 लाख कर दी, ये भी याद रखना है। तो देखो, लिम्बाराम और श्यामलाल मीणा दोनों को ही अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसका क्या उत्तर होगा जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। राजस्थान में खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है। हालांकि ये हर समय नहीं दिया जाता, हर समय नहीं दिया जाता। महाराणा प्रताप भी अवार्ड दिया जाता है, गुरु विशिष्ट भी अवार्ड दिया जाता है, लेकिन सबसे सर्वोच्च है हमारे राजस्थान में राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान में लिम्बाराम किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो जानते हो बहुत ही खास है। राजस्थान में लिम्बारा, तो किसके लिए? राजस्थान में लिम्बाराम तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है। और जब महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो पहला महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार भी तीरंदाज लिम्बाराम को मिला है। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन अब की बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई, यानी किस समय राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल बना? तो सीधा सीधा पेपर में आता है 1948, 1950, 1970 या 1980। यानी राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, ये कब घोषित किया गया? तो उत्तर आ जाएगा 1948। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? आज थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है। आज जो विद्यार्थी वनपाल की, बीएसटीसी की, कोई पटवार, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बड़े आसान क्वेश्चन है। आज जो हाई लेवल में जा रहा है ना, जैसे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर है या रीट है, सेकंड ग्रेड है, इनके लिए तो आसान क्वेश्चन है। लेकिन बीएसटीसी और इनके लिए भी कई बार 3-4 दिनों से एक वीडियो अपने सरल भी लेते हैं ना, ताकि उनका भी मनोबल बढ़ते रहे। जीरो स्तर से लेकर हाई लेवल तक सबको समान रूप से लेके चलना है, एक दूसरे की सहायता करते हुए, समान रूप से मदद करते हुए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी 12वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं या 12वीं क्लास करने के बाद अभी जुड़े हैं, उनके लिए भी है, या कोई बीए है, फर्स्ट ईयर है, या कोई बीएसटीसी कर रहा है, उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है, जो 1948 में घोषित किया गया। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ मिलता है? राजस्थान में खेल कूद का सामान दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, कोटा, यानी खेल कूद का, खेल से संबंधित सभी सामग्री प्राप्त हो जाती है। वो कहाँ पे प्राप्त हो जाती है? तो इसका सही जवाब है हनुमानगढ़ में खेल कूद का सामान प्राप्त हो जाता है। अगला, पडोहे बांध किस नदी पर बनाया गया है? पडोहे बांध किस नदी पर बनाया गया है? आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। तो ये जो बांध बनाया गया, ये व्यास नदी पर बनाया गया है, हिमाचल में। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, नक्की झील। तो नक्की झील नागौर में है, या जालौर में है, या सिरोही में है, पाली में? तो सब जानते हो सिरोही के अंदर नक्की झील है। और इसे कहा जाता है कि देवताओं के द्वारा नाखूनों से इसकी खुदाई की गई है। नक्की झील के बारे में, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, जो सर्दियों में जम भी जाती है। और ग्रासिया जनजाति है जो अपनी जो पूर्वज होते हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन भी कहाँ करते हैं? नक्की झील के अंदर करते हैं। आना सागर झील किस जिले में है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, टोंक, उदयपुर, अजमेर या झालावाड़? क्वेश्चन देखो, जिलों से ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बड़ा आसान है, फिर भी पेपर में तो आएगा ना, कहीं 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। जिलों से लगभग 90% आप देखना जिला पूछते हैं। आना सागर झील किस जिले में है? तो हमें पता है अजमेर में है। अब इसका निर्माण 1137 ईस्वी में अर्णोराज के द्वारा करवाया जाता है। कहा जाता है कि अर्णोराज ने तुर्की सेना का नरसंहार किया था। उससे क्या है, धरती लाल रंग की हो गई, यानी गंदगी गंदगी फैल गई जगह जगह। इस कारण अर्णोराज ने उस धरती को धोने के लिए, साफ करने के लिए, इस अजमेर के अंदर आना सागर झील का निर्माण 1137 के अंदर करवाया था। आना सागर झील के किनारे एक तो सुभाष उद्यान, जिसको दौलत बाग कहा जाता है, जहांगीर ने निर्माण करवाया था। और शाहजहां ने यहाँ पे बारादरी का निर्माण करवाया था। ये पेपर में आते ही आते हैं, फिक्स है, याद रखना। सुभाष या दौलत उद्यान जहांगीर ने बनवाया, बारादरी का निर्माण शाहजहां ने बनवाया। अगला, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, वह है सिलीसेट झील, जयसमंद झील, फाय सागर झील या पंचभद्रा झील? देखो, यहां से भी क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा पेपर में पूछ लिया जाता है कौन सी मीठे पानी की है या नहीं। और जो विद्यार्थी आज झील का क्वेश्चन गलत करेगा, कहने का मतलब उसको झील का टॉपिक पढ़ने की अब जरूरत पड़ चुकी है। तो ध्यान रखना, पंचभद्रा झील जो बाड़मेर के अंदर है, वो खारे पानी की झील है। सिलीसेट अलवर में है, जयसमंद उदयपुर में, और फाय सागर अजमेर में, तीनों मीठे पानी की झील है। अब आपको पता होना चाहिए राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नागौर में सर्वाधिक है खारे पानी की झील, और 2 नंबर पे आता है सिक्कर झील। और सबसे ज्यादा झीलें तो उदयपुर में है मीठे पानी की झील, तो उसको झीलों की नगरी कहा जाता है। अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, राजस्थान की मुख्य खारे पानी की झीलें। राजस्थान की मुख्य खारे पानी की झीलें, एक सूत्र है मेरे पास, सूत्र याद रखना, याद रहे तो, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े।
बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। पल्लू कुत्ता फाड़े, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बाप रे, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। देखो अलग अलग खुद की अलग अलग ट्रिकें होती है, जरूरी नहीं होती है कि मैंने जो ट्रिक बता दी वही याद करो। आपकी ट्रिक अलग है, मेरी ट्रिक अलग है, जो सेट बैठे हमें मैटर याद करना है। हमें कोई मतलब नहीं है कि मेरी ट्रिक क्या है आपकी ट्रिक है, आपको कैसे भी याद हो, मैंने याद कर रखी है। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। बा से देखो, बाप जोधपुर में है, रिवासा सीकर में है, और सांबर जयपुर में है, डिडवाना नागौर में है, काबोद झील जैसलमेर में है, और पंचभद्रा बाड़मेर में, लुणकनसर बीकानेर में, कुचामन सिटी नागौर में, ताल छापर चूरू में, और फलोदी जोधपुर में, और डेगाना। इसके अलावा पै से पिथमपुरी भी बनती है, ध्यान रखना। पै से पिथमपुरी, ये सारी जिले खारे पानी की झील है, याद रखना। और वैसे पेपर में पूछ ले कि राजस्थान में कितनी खारे पानी की झील है, तो 9 खारे पानी की झील है, सीधा पूछ लेता था। वैसे बहुत है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 9 करना, अगर उतरा जाए तो। अगला, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है, यानी राजस्थान में प्राप्त नहीं होती है। निम्न में से कौन सी वनस्पतियों में उष्ण कटिबंधीय कंटीली, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, या उष्ण कटिबंधीय तट पतझड़ी, कौन सी नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना, कंटीली भी है, शुष्क भी है, मरुस्थली भी है, लेकिन कौन सी नहीं है, उष्ण कटिबंधीय तट पतझड़ी नहीं है। देखो पतझड़ी तो है, लेकिन तट ये नहीं है, क्योंकि तट तो समुद्र के पास लगेगा वो है, लेकिन ये नहीं है, तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा। सांगवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है। जालौर सिरोही, भरतपुर अलवर, श्री गंगानगर बीकानेर, बांसवाड़ा उदयपुर। अगर सांगवान के वृक्षों का रोपण करना है तो सबसे उपयुक्त जिले कौन से होंगे। जालौर सिरोही, भरतपुर अलवर, श्री गंगानगर बीकानेर, बांसवाड़ा उदयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर और अलवर। सांगवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले। देखो सांगवान के वृक्ष हो सकता है बांसवाड़ा उदयपुर में भी पाए जाते हैं, उपयुक्त पूछा उसने, यानी उस सांगवान के पौधे की जो जलवायु है, वातावरण है, सबसे ज्यादा सूट कहां कर रहा है, भरतपुर अलवर में। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है। तो सेवण घास एक पौष्टिक घास है, किस जिले में विस्तृत होती है, बाड़मेर में, सीकर में, जैसलमेर में, या जोधपुर में। तो सेवण घास की पट्टी, जो जल पट्टी है, 60 मीटर लंबी और चौड़ी, यानी 80 मीटर चौड़ी और 60 मीटर लंबी चौड़ाई में एक क्षेत्र में भूगर्भिक परपट्टी पाई जाती है जैसलमेर में, जहां सेवण घास उत्पादित की जाती है। सेवण घास जो एक पौष्टिक दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक घास के रूप में काम करती है। निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। करौली, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका कमेंट में जवाब देते हैं। और मैं 16वीं वन रिपोर्ट 2019, इसकी रिपोर्ट 2020 में आई थी, करवा चुका हूं आपको। स्पेशल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या लगाओ 16वीं वन रिपोर्ट बाय नानक क्लासेज, आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं कितने विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर में। ध्यान रखना, सर्वाधिक वन कहां पे है, उदयपुर में। प्रतिशत वन भी कहां पे है, उदयपुर में। सबसे कम वन कहां पे है, चूरू में। सबसे कम वन कहां पे है, चूरू में। और प्रतिशत वन सबसे कम कहां पे है, जोधपुर में। तो ये बात आपको याद रखना है। आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर में, संरक्षित वन सबसे ज्यादा बारां में, और अवर्गीकृत वन बीकानेर में। 3 प्रकार के है ना, जैसे आरक्षित 38%, संरक्षित 55% और अवर्गीकृत 6 कुछ %। तो ये पूरा वीडियो देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न आता ही आता है। राजस्थान के किस जिले में आणविक खनिज यूरेनियम का उत्पादन होता है। राजस्थान के किस जिले में आणविक खनिज, यानी परमाणु खनिज, एक यूरेनियम का उत्पादन होता है। टोंक, जोधपुर, कोटा, बांसवाड़ा। सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा। जादूगोड़ा एक खान है, वहां से यूरेनियम का नाम मात्र का उत्पादन होता है, लेकिन होता है, ध्यान रखना। राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। घिया पत्थर, घिया पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है। अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर। राजस्थान में घिया पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है, उदयपुर के अंदर होता है। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहां हुआ था। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहां हुआ था। आकाशवाणी से रेडियो का सबसे पहले जो प्रसारण हुआ था वो जोधपुर के अंदर हुआ था। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है। चेन्नई, पारादीप, कांडला, मुंबई।
इस क्वेश्चन का जवाब कितने विद्यार्थी सही देते हैं और गलत कौन करता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो इस क्वेश्चन को गलत करें। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, और मैं बनाता हूँ कुछ भारत का इस पर। आधा ही बना रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान। ये देखिए राजस्थान, ये आ गया गुजरात, और गुजरात में यहाँ आता है कांडला बंदरगाह। सारे बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे है। ये कांडला बंदरगाह आ गया, और ये पारादीप आ गया उड़ीसा के अंदर, पारादीप, ठीक है। कांडला आ गया, ये आ गया आपका चेन्नई, ये आ गया आपका मुंबई, यहाँ पे आ गया आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। बंदरगाह समुद्र तट के किनारे होता है, अंदर नहीं होता है कभी भी। जहाज कोई सड़कों पे नहीं चलती, समुद्र के किनारे बंदरगाह के रुकती है, ठीक है। और भी बता देता हूँ, जैसे चेन्नई आ गया, यहाँ आपका कोलकाता आ गया, ठीक है। और भी है यहाँ पे मारमा गोवा आ गया, तूतीकोरन आ गया, केरल के अंदर है, बहुत सारे बंदरगाह है। अब देखिए इनमें सबसे नजदीक कौन सा हो गया, हमारा पड़ोसी। देखो हमारा पड़ोसी समुद्र तट से लगने वाला गुजरात है, तो कांडला बंदरगाह हमारा सबसे नजदीक हो गया। कांडला बंदरगाह हमारा क्या हो गया, पहले स्वतंत्रता से पहले जब भारत पाकिस्तान एक ही थे तो कराची बंदरगाह हमारे नजदीक लगता था, वो पाकिस्तान में चला गया, तो अब नजदीक कौन सा लग रहा है, कांडला बंदरगाह, जो एक ज्वारीय बंदरगाह है। ध्यान रखना, ज्वार भाटा के कारण होता है, टैक्स फ्री बंदरगाह है, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है, अब इसका नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो इतनी बात मैंने बताई, ये देखो, ये याद रखने हैं आपको, सारे पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, पूर्वी तट पे कौन सा है, पश्चिमी तट पे कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। राजस्थान के प्रथम सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना कर की जा चुकी है, ध्यान रखना। प्रथम सौर पार्क की स्थापना, सीधी सी बात है, बड़ला या बड़ला, बड़ला जोधपुर के अंदर राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क स्थापित हो चुका है, और दूसरा नोक जैसलमेर में बन रहा है। याद रखना, दोनों ही पेपर में आते हैं, ये अभी ये पेपर में आ गया। ये जो नोक जैसलमेर वाला है, 21 मार्च 2021 को पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का, उसमें क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित कब की गई। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई, 2011 में, 2010 में, 2009 में या 2008 में। तो याद रखना, 2011 में राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी, और बड़ी बात, अब नई 2019 में भी घोषित कर चुके हैं, जिसके तहत सौर ऊर्जा के तहत 30,000 मेगावाट 2024 तक विद्युत उत्पादन करना है। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना कौन सी है। राजस्थान की प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना धौलपुर में है, रामगढ़ में है, भिवाड़ी में है या जालिपा में है। प्राकृतिक गैस आधारित पूछे तो रामगढ़ जैसलमेर में है। राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ स्थित है। देखो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर पूरी डिटेल बताया करो, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये वीडियो की टेस्ट है, फिर भी मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, तथ्य बता रहा हूँ साथ में, जो भी उचित लग रहा है उसके हिसाब से। नहीं तो ये वीडियो घंटा घंटा का टेस्ट नहीं होता है, 50 क्वेश्चन 30 मिनट बहुत है। अब इसी 50 क्वेश्चन को अपन 1 घंटे से ऊपर ले जाए तो वो टेस्ट किस चीज का है। इसलिए स्पेशल सिर्फ और सिर्फ उतने पर फिर भी 30 से 35 मिनट निकल जाते हैं, तो हम 30 मिनट के अंदर अंदर रोज रोजाना रूटीन के हिसाब से इस वीडियो को रखेंगे। राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ स्थित है। तारागढ़ दुर्ग में, उदयपुर में, कांकरोली में या माउंट आबू में। ग्रीष्मकालीन प्रवास का मतलब क्या होता है कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उन्हें गर्मी लगती थी, यूरोप से आए थे, शीतोष्ण अपने शीतोष्ण जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं तो वो उधर शीत क्षेत्र से आए थे, तो उनको गर्मी ज्यादा लगती थी, वो कहाँ रहते थे, माउंट आबू में रहते थे, ठंड थी अपने माउंट आबू में, अब ठंड है ना जैसे, इसलिए ग्रीष्मकालीन प्रवास कहलाता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। तो लगभग मुख्यालय का तो नाम आए तो जयपुर ही करना है। जैसलमेर का प्राचीन नाम था, इतना सरल सा क्वेश्चन है, जैसलमेर का प्राचीन नाम सत्यपुर था, अमेर था, मांड था या मेद था। जैसलमेर का प्राचीन नाम ध्यान रखना मांड था, मांड वल्ल प्रदेश, ठीक है। ये किसके नाम थे, जैसलमेर के थे। सत्यपुर सांचौर का नाम था, अमेर जयपुर वाला है। मेद उदयपुर के क्षेत्र में मेद जनजाति रहती थी, मेद से मेद पाट बना था, वो याद रखना। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार जो नृत्य होता है उसको क्या कहते हैं। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में
पुरुषों का एक सामूहिक नृत्य है, यानी पुरुष ऐसे सामूहिक इकट्ठे होके वर्ताकार नृत्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं? गेर नृत्य, घूमर नृत्य, गिद्दड़ नृत्य या तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य होगा वो? गेर नृत्य। कौन सा? गेर नृत्य किया जाता है। घूमर महिलाएं करती है, घूमर घूम घूम के जो नृत्य करती है। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होता है गिद्दड़ की तरह। और तेरह ताली नृत्य आपको पता ही है कि कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी की गुणगान करते हुए करती है। राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर की जाती है? वही, यानी बजाते जाते हैं, घूमते रहते हैं और हाथ में क्या होती है? चंग होती है। किस क्षेत्र में होता है? चंग का नाम आते ही आपके दिमाग में होली के अवसर पर चंग नृत्य किया जाता है, गिद्दड़ नृत्य किया जाता है, कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। ये सारे नृत्य शेखावटी क्षेत्र के हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ? अग्नि नृत्य बीकानेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इस एक संप्रदाय से संबंधित मैं लगभग आपको क्वेश्चन देता हूं। तो सही जवाब, इसकी शुरुआत बीकानेर से हुई थी और बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी है वो क्या करते हैं? ददकते अंगारों पर चलते हुए फतेह फतेह का नारे लगाते हुए उद्घोष करते हुए ये नृत्य करते हैं। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? राजस्थान में कागज के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं, उकेरे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मांडना, फड़, सांझी या पाना? तो पाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पाना। और कपड़े पर फड़ होती है और किसी दीवार या आंगन में जो बनाया जाता है वो मांडना होता है। और सांझी पत्ते वगैरह पर बनाई जाती है, केले के पत्तों पर। नाथ द्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है। राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? राजस्थान में गोबर, गोबर तो जानते हो सारे, गोबर से घर की दीवारों, जो घर की दीवारें होती है और चबूतरे यानी जो बाहर बने होते हैं, उस पे क्या बनाया जाता है? फड़। फड़ का तो पता लग गया, नहीं बनाई जाती। मांडना, सांझी या पाना? सीधी सी बात, इसके क्वेश्चन की बात, क्या बनाया जाता है? गोबर से घर की दीवारों और चबूतरों पर मांडना बनाया जाता है। देखो, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषता है। जितना वातावरण, जितना संसाधन उपलब्ध होता है उसी हिसाब से पहले लोग गोबर से क्या चित्र वगैरह बना दिए जाते। आपने आज भी कुछ क्षेत्र में होंगे, जैसे ये दीवार है ना, उसपे एक लड़की की, महिला की या बेटी बचाओ बेटी रहे से बयान बना दिए, चित्र बना दिए, ऐसे मांडने बनाए जाते हैं। कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? उर्स, मोहर्रम, ईद उल जुहा या उपयुक्त सभी? यानी मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा ऐसा उत्सव होता है जो चांद दिखाई देने के बाद ही बनाया जाता है? अगर 2 दिन चांद दिखाई नहीं देता, 2 दिन नहीं बनाया जाता। तो ध्यान रखना, उर्स भी इस प्रकार का होता है, मोहर्रम भी होता है, ईद उल जुहा, सारे के सारे चांद दिखाई देने के बाद ही पारंपरिक रूप से मनाए जाते हैं। कृष्ण भगत मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? कृष्ण भगत मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पे है? झालावाड़ में है, बेड़ता में है, जोधपुर में है, पुष्कर? बहुत सारे विद्यार्थी शानदार कमेंट दे रहे हैं, मुझे पता है, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं लास्ट में जाते जाते आपके जरूर कमेंट पढ़ूंगा। जो भी विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं, मनीषा बिश्नोई है, मनीषा अग्रवाल है, मनीषा शर्मा है, ममता है, ममता कचूरा, सुनीता कचूरा, निहारिका जाट, काव्य जोहड़, सतपाल सिंह है, प्रकाश कुमार है, दिनेश कुमार पुनिया है, दिनेश कुमार सुधार है, बहुत सारे विद्यार्थी, सपना कुमारी है, सुमनदीप कौर है। तो इन सभी के जवाब बड़े शानदार, अनीसा बिश्नोई, मोनिका बिश्नोई, जो भी आप जवाब, बद्री यादव जी, सुमित्रा जाटोलिया जी, राज गोला जी, तो शानदार आपके जवाब होते हैं। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट में जवाब नहीं ले पाता हूँ मैं फिर भी, लेकिन आप धैर्य रखिए। निहारिका जाट है, के अलावा सोनिया राठौड़ है, सोनिया जाटोलिया है, जो भी विद्यार्थी है, गुदारा जी है, गुदारा प्रिंस जी है। तो आप लगातार कंटिन्यू रखिए, जिसका नाम नहीं लेता समझ लो आपको निरंतर पढ़ना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? मेड़ता नागौर के अंदर बना हुआ है। राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो माता है शीतला माता, ये जयपुर की है, ये आपको पता है। मेला कब भरता है? तो याद रखना, कब मेला भरता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। चाकसू सील की डूंगरी पर बनता है और माधो सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। ये खास माता है, इसके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? राजस्थान में टायर बनाए जाते हैं और ट्यूब बनाई जाती है, तो बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? देखो, हर किसी के पास व्हीकल है, ठीक है, वो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, किसी भी प्रकार से
टायर बनता है, ट्यूब बनता है। आज से आपको याद रखना है, राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? केलवा में, कोटपुतली में, करौली में या कांकरोली में? इसका सही जवाब कांकरोली राजसमंद में है। निम्नलिखित देशों में से किसने राजस्थान में ग्रीनिंग अरावली प्रोजेक्ट को सहयोग किया? यानी अरावली पर्वतमाला को ग्रीन हरा भरा करने के लिए राजस्थान में किसने सहयोग किया? जर्मनी के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, जापान के द्वारा या नॉर्वे के द्वारा? तो उत्तर हो जाएगा इसके द्वारा। जापान जो हमारे भारत राजस्थान को खूब सेवा देता है, जो बुलेट ट्रेन आएगी वो किसके सहयोग से आएगी? जापान के सहयोग से आएगी, ध्यान रखना। पन्ना दाहे जीवन अमृत योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? पन्ना दाहे जीवन अमृत योजना 2006, 2007, 2008, 2009। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाए और सन एक से एक बढ़कर 6, 7, 8, 9। विद्यार्थी आधा तो ऐसे कंफ्यूज होगा किसको करूं, पहले उसका जी करेगा 8 कर दूं, नहीं नहीं 7 हो सकता, नहीं नहीं करता करता वो 7 करता है और फिर लास्ट में जब वो गोला भरता है ना, गोला भरते भरते 9 करे आते हैं, गोला भरते होते 9 करे आता है। जो उत्तर होता है उसके पास तो पहुंचता ही नहीं। अक्सर हमारे साथ यही होता है, हम पेपर पास क्यों नहीं कर पाते हैं या पेपर पास हो गया तो मेरिट से क्यों चूक जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती। हमने क्या किया, वही बात, 7 पे टिक किया, 7 होगा, नहीं नहीं 8 होगा, 8 को लगा के छोड़ दिया, गोला भरा तो इन दोनों को छोड़कर 9 पे पहुंच गए और तीनों ही नहीं होते, उत्तर आता है 2006। ये हर किसी विद्यार्थी के साथ घटना घटती है। ये घटना जब घटनी बंद हो जाएगी ना, समझ लो हम तैयारी में और हमारा सिलेक्शन है निश्चित तौर पे। मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? ये तो छोड़ोगे नहीं आप प्रश्न, क्योंकि कल परसों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई थी? कौन था? और तारीख भी बता देता हूँ, 5 फरवरी 1615 को संधि हुई थी। अमर सिंह शासक था, अमर सिंह मेवाड़ का शासक था और मुगल बादशाह था जहांगीर। किसने हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली कहा है? मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली। देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हर एक क्वेश्चन बार बार आ रही है, इतिहास की थर्मोपली, क्योंकि हम लगभग 33 से 34 क्लासें पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे। और जो लगातार पढ़ रहा है उसके लिए बड़ी आसानी होगी, बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो तैयारी होगी। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था 18 जून 1576 को, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावनाओं को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति अपनाना। अब अकबर ने आपको बताया मान सिंह को सेना लेकर भेजा था और मान सिंह महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया था, तो उसने कहा उसको पकड़ के लाना है, चाहे जिंदा या मुर्दा, लेकिन नहीं पकड़ पाया। तो यही था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना अकबर का उद्देश्य था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए 2 वीरों के हाथी पर सवार प्रतिमाएं स्थापित करवाई हुई है। अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए 2 वीर वीर नाम आता है जयमल फत्ता, जयमल और फत्ता, और उनके साथ थे वीर कल्ला जी, यानी 2 की मूर्ति थी जयमल और फत्ता की, हाथी पर सवार प्रतिमा स्थापित करवाई थी, तो वो जयमल और फत्ता थे, ये ध्यान रखना। लेकिन याद रखना ये युद्ध कौन सा होता है? 1567-68 में अकबर मेवाड़ पर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ का तीसरा साका होता है उदय उदय सिंह यहाँ से भाग जाता है, ये जयमल फत्ता लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब आपसे पेपर में पूछ लेना चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में जोहर किसने किया? तो फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जोहर किया था, बस याद रखना। फत्ता यानी पत्ता, वैसे इनको पत्ता भी कहते हैं, तो पत्ते की क्या थी? फूल थी, पत्ते की फूल ने जोहर किया था 1567-68 के तीसरे साके में, ध्यान रखना। और इस अकबर क्या होता है कि कहते हैं कि अकबर इतना प्रभावित होता है इनसे कि इन दोनों की आगरा किले के मुख्य द्वार पर प्रतिमा स्थापित कर देता है, लेकिन औरंगजेब इन मूर्तियों को तोड़वा देता है और फिर नए सिरे से ये मूर्तियां आपको बताया वर्तमान में जूनागढ़ के किला है ना बीकानेर, वहां स्थापित है, तो ये याद रखना। अब आला और उदल किसके थे? आला और उदल परमर्दी देव के सेनापति थे, गोरा और बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे। कुछ सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्ना दाई व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है, पन्ना दाई व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है धोखा न देने की, सेवा भावना की, देश के बलिदान का या साहस व धैर्य का।
ध्यान रखना, देश के बलिदान की, देश के बलिदान की। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्मावती ने, रानी पद्मिनी ने, रानी प्रेमल देवी ने, या रानी कुंभल देवी ने? यानी रानी कर्मावती भी कहते हैं या रानी कर्णावती। तो हुमायूं से जो मदद मांगी थी रानी कर्णावती, जो राणा सांगा की पत्नी थी। उस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534 में आक्रमण किया, तो हुमायूं से, मुगल बादशाह था, हुमायूं से मदद मांगी। हुमायूं ने हाँ भी कर दी, लेकिन हुमायूं की एक आदत थी, वो समय बहुत विचार करता था, सोच विचार करने में। तो हुमायूं पहुंचा जरूर सेना लेके, लेकिन तब तक यहाँ पे रानी कर्मावती के नेतृत्व में जोहर हो चुका था, और हुमायूं बाद में बहादुर शाह को भगा देता है। हुमायूं के बारे में आपको पता है ना, हुमायूं गद्दी पर 1530 में बैठा और 1540 में शेरशाह सूरी ने भगा दिया। फिर 1555 में बैठा और फिर 1556 में, यानी 6 महीने बाद मर गया। यह अफीम का शौकीन था, लड़खड़ाता रहा। इसलिए इतिहासकार लेनपुर ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से मृत्यु होगी। ये बहुत खास है। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, 7 दिन में 7 प्रकार के कपड़े पहनता था, लेकिन दयालु भी बहुत था हुमायूं, ध्यान रखना। एक बड़ी कारागार साबित होती है चौसा और जो कनौज के 2 युद्ध है, उसमें बिलग्राम का जो युद्ध होता है ना, 2 युद्ध, शेरशाह सूरी से हार जाता है, ये याद रखना। अच्छा, रानी पद्मिनी ने कौन से जोर किया था? तो 1303 के चित्तौड़गढ़ साके में। और रानी प्रेमल देवी, जिसने डूंगरपुर में वो बावड़ी का निर्माण करवाया था, नौलखा बावड़ी का निर्माण। और कुंभल देवी कुंभा की पत्नी थी। ऐसे अपने डिटेल से बताते रहे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं जहां तक चूकता हूँ कुछ चीजों को बताने के लिए। मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लूंगा, वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा? बड़े शानदार, बड़ा ही जबरदस्त हिंदूपत बादशाह वो शासक था। उसने कहा था कि जब तक है मैं इस शासक को, इस शत्रु को हरा नहीं लेता, चित्तौड़ में नहीं जाऊंगा। और ये था राणा सांगा। आपको पता होगा राणा सांगा की मृत्यु 1528 में जहर देने से हुई थी। और ये, इसके एक हाथ नहीं था, एक पांव नहीं था और एक आंख नहीं थी, यानी विकलांगी रूप में था। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। और हमेशा 9 राजा, या जैसे 4 राजा, 9 राव और 104 सरदार हमेशा इसकी सेवा में उपस्थित। जब ये बाबर से हार गया था ना, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1727 को, 1527 को, सॉरी 17 मार्च 1527 को हारने के बाद इसको दूर ले जाया गया। जब इसको होश आया ना, होश आया, तो इसने कहा भी कहा हूं मैं, चलो युद्ध करने जाते हैं, हम शत्रु को हराएंगे। और जब तक हराएंगे नहीं, चित्तौड़ नहीं जाएंगे। तो इसके सामंतों ने मिलकर जहर दे दिया कि ये मेवाड़ को ही तबाह करवा देगा। तो 1528 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये कहा था इसने, याद रखना इस शासक को। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करता है 1302-3 में, तो वहां का शासक कौन था? तो बड़ा ही चर्चित रावल रतन सिंह था, जो रावल शाखा का अंतिम शासक था। 1303 में यहाँ शाखा होता है चित्तौड़ का प्रथम शाखा, और इसके वही सेनापति होते हैं गोरा और बादल, जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इसकी पत्नी पद्मावती जौहर करती है। ठीक है, ये ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से सारी जानकारी मिलती है। जब आप रतन सिंह के बारे में पढ़ते हो तो बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग कहानी है, इसकी फिल्म भी बनी हुई है। मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापिस जाने पर विवश कर दिया था? मेवाड़ के किस शासक ने भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में? दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी की सेना को वापस जाने पर विवश कर दिया था। इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान का गुलाम वंश का शासक था, जो 1210 से 1236 तक गद्दी पर बैठा था। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो इक्ता प्रथा चलाई थी इसने, और कुतुब मीनार को पूरा करवाए थे इसने। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम और दामाद था। तो वो शासक कौन सा था? ये था जेतर सिंह। ये नाम है इसका, जेतर सिंह। ये शासक था जेतर सिंह, जिसने इसको क्या है, इल्तुतमिश को हरा दिया था, भगा दिया था। लेकिन इस जेतर सिंह की राजधानी जो नागदा होती है उसको तहस नहस करता है। इसलिए जेतर सिंह नई राजधानी बनाता है मेवाड़ की, ये चित्तौड़। आपको पता है ना कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? जेतर सिंह। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? तो जाहिर सी बात है, सोने के सिक्के उस समय कौन जारी कर सकता था? बप्पा रावल, हुमायूं, या फिर रतन सिंह या हमीर। ध्यान रखना, उस समय बप्पा रावल, जो काल भोज के नाम से प्रसिद्ध था, उसने सोने के सिक्के जारी किए थे। और आज का अंतिम क्वेश्चन, मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? यानी मेवाड़ में जो गुहिल वंश है ना, उसको रावल कहते थे पहले, जैसे बप्पा रावल हो गया।
तो वास्तविक संस्थापक कौन था? बप्पा रावल था। ये याद रखना। उसके बाद में गोइलों की शाखाएं अलग अलग जाती है, वो अलग बात है। अब कल के विद्यार्थी जो बेहतरीन 49 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और गया। बीकानेर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए बीकानेरी ऊंटों का रिसाला संगठित किया, जो सोमानीलैंड में बहुत उपयोगी साबित हुआ? बीकानेर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए, यानी अंग्रेजों के सहयोग के लिए अपनी सेना ले गया था, और चीन के विरुद्ध आपको पता है बॉक्सर का एक युद्ध हुआ था, उसमें बीकानेरी ऊंटों का रिसाला संगठित बनाया और लेके चला गया अपनी सेना, और सोमानीलैंड में इसने अंग्रेजों का खूब सहयोग किया था। तो वो कौन था? सुजान सिंह था, गज सिंह था, गंगा सिंह था। और गंगा गंगा सिंह था, और इसको चीनी पदक से भी अंग्रेजों ने सम्मानित किया था। इतना इस प्रकार है, पहले कहीं भी लेके चले जाते थे। ये क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। कल के विद्यार्थी जिन्होंने जवाब दिया था, कल का मेरा क्वेश्चन क्या था कि बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी? तो आपको पता होना चाहिए राव कल्याणमल थे। 1570 के नागौर दरबार में दीनता स्वीकार करते हैं अपने दो पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह के साथ। ठीक है, ये जवाब कल अनीसा बिश्नोई ने शानदार तरीके से दिया, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और उनके 43 क्वेश्चन से हुए। राहुल शर्मा जयपुर से है, उनका भी शानदार जवाब था। अनीसा प्रजापत ने कहा कि क्वेश्चन नंबर के आंसर करवाओ, अनुसार करवाओ, क्वेश्चन नंबर के अनुसार चल रहे हैं। ममता यादव ने कहा सर जी आज तो जबरदस्त क्वेश्चन थे, 36 ही सही हो पाए, 5 तो नई क्वेश्चन थे। वेरी गुड ममता यादव जी, बहुत बढ़िया बात है। विजय मीणा जी, प्रमोद कुमार सर जी ऑल ऑप्शन का एक्सप्लेन किया करो। प्रमोद कुमार जी ऑल ऑप्शन का करेंगे तो हमें 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। राज क्लासेस थैंक यू। पिंकी साहू ने कहा बीकानेर के कल्याणमल ने, बहुत अच्छी बात है सर जी, मैं आपकी दोनों क्लास देखती हूँ। पिंकी साहू जी, बहुत ही अच्छी बात है। प्रियंका शर्मा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपको भी। लीला भाटिया धन्यवाद। महेंद्र मुवाल जी ने कई जवाब दिए, उनके शानदार जवाब थे, वो भी हार्दिक शुभकामनाएं। सुशीला गुर्जर राम राम आपको। महेंद्र जी आपके अच्छी बात। दिनेश पुनिया, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ओम प्रकाश बेरवा जी ने कहा कि 44 क्वेश्चन सी, बहुत अच्छी बात है। ममता कचूरा खानवाली से, उनका जवाब अच्छा था। पूजा शर्मा, हमारी आज की ही आदतें हमारा भविष्य तय करती है, बिल्कुल सही बात है। पूजा शर्मा कह रही है कि 42 क्वेश्चन हमारे सही हुए। निहारिका पुनिया ने कहा 44 क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। सपना कुमारी ने अच्छा जवाब दिया। ओम प्रकाश बेरवा जी, कृष्ण मीणा जी, राजगोला भरतपुर जी, उन्होंने कहा 49 परसेंट सही, बहुत ही अच्छी बात है। और राजगोला जी के जवाब थे। प्रवीता मेघवाल ने कहा सर आज मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं, लेट होने से कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में जवाब दे दिया करो। ममता खवान वाली 46। ममता बिश्नोई ने कहा 48 क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। 50 में से जिसके 40 से 45 क्वेश्चन सही होते हैं अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तो आप उस टॉपिक को पढ़ें। और ममता खानवाली कई बार आ गया। डॉक्टर मनीष पारिक, धन्यवाद आपको भी। पूजा शर्मा राधे राधे, और राजगोला जी शुभ संध्या, राधे राधे। तो ये क्वेश्चन आपके शानदार थे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये एक शुभकामना भी दे देता हूँ कि कल, यानी कल शाम तक मैंने देखे थे कि 671 बच्चों ने वीडियो देखा। उसमें सबसे बड़ी बात, खुशी की बात आपको पता है, लाइक पता है कितने आए? 671 बच्चों ने देखा। हालांकि उसके बाद में बढ़ गए होंगे। 671 में से 63 बच्चों ने लाइक किया। कितने? 63 बटे। और क्लास में 50 से 60 तो लाइव देखते हैं। 63 बच्चों ने लाइक किया, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी बात है, 671 में से 63 लाइक, अच्छी बात है। आप जो मेरा कर्म है, मुझे फल मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद सभी को जो लाइक करते हैं और नहीं करते हैं, सभी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी को धन्यवाद। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए मैं चलते चलते देके जा रहा हूँ। एक इतिहास से संबंधित ही क्वेश्चन होगा, ताकि आप मतलब बार बार पढ़ सको। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।